हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 12 घर्षण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने अध्याय 1 से लेकर 11 तक के सभी के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने कुछ 5 रिक्त स्थान दी गई है, इन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो देखें, पहली दी हुई है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच इसका विरोध करता है, गति का विरोध करता है। तो पहली खाली जगह में हो जाएगा गति। दूसरा, घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो दूसरी खाली जगह में क्या हो जाएगा? चिकनेपन। तीसरा, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो तीसरी खाली जगह में हो जाएगा ऊष्मा। चौथा, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण बल या घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला, सर्पीय घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? तो कम होता है। जो सर्पीय घर्षण बल होता है उसका मान स्थैतिक घर्षण से हमेशा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, 4 बच्चों को लौटनिक, स्थैतिक और सर्पीय घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। यानी लौटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण और सर्पीय घर्षण, इन तीनों में जो घर्षण बल का मान होता है उस घर्षण बल के घटते हुए मान के रूप में इन्हें व्यवस्थित करना है कि कौन सी स्थिति में घर्षण बल ज्यादा होगा, फिर कौन सी में उससे कम और सबसे कम किस में होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग। सबसे अधिक जो घर्षण बल है वो स्थैतिक घर्षण में होगा, उसके बाद सर्पीय घर्षण में और उसके बाद लौटनिक घर्षण में। ये घर्षण बल का एक क्या होगा? घटता हुआ क्रम होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे गए घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हमें घर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क। सबसे कम घर्षण बल लगेगा संगमरमर के गीले फर्श पर, उसके बाद संगमरमर के सूखे फर्श पर, और सबसे अधिक जो घर्षण बल होगा वो तौलिया वाले क्षेत्र पर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी हुई कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताइए। तो निश्चित रूप से इसमें जो घर्षण बल की दिशा है वो कहाँ लगेगी? ऊपर की ओर दिशा में कार्य करेगा। यहाँ पर जो घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर दिशा में, क्योंकि वही उसे नीचे की ओर सरकने से रोकने में क्या करेगा? मदद करेगा। अगला है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो हम जानते हैं कि चलने में सुगमता के लिए एक सीमा तक घर्षण बल क्या होता है? जरूरी होना चाहिए। यानी हम किसी फर्श पर चल रहे हैं तो इसके लिए एक निश्चित सीमा तक ही घर्षण बल होना जरूरी है। अगर साबुन का पानी फर्श पर गिर जाएगा तो उस गीले हुए फर्श पर चलना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इस अवस्था में जो चिकने साबुन के पानी की एक पतली परत वो उस संगमरमर के फर्श पर बन जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो घर्षण बल है उस घर्षण बल का मान काफी सीमा तक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब घर्षण बल एक सीमा से कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वहां पर चलने में हमें कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खिलाड़ी कीलदार जूते में स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। यानी अधिकतर खेलों के जो खिलाड़ी होते हैं उनके जूतों के निचले भाग में छोटे छोटे कील नुमा स्पाइक्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो जो कीलदार जूते होते हैं उनकी फर्श पर पकड़ क्या होती है? मजबूत होती है, और वे फिसलने से खिलाड़ियों को क्या करते हैं? बचाते हैं। इसी कारण से
ज्यादातर जो खिलाड़ी है वो कीलदार जूते पहनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है और सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो देखें, हम जानते हैं कि दाब के बढ़ने से घर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप एक 5 किलो की वस्तु को धक्का दे रहे हो और एक 50 किलो की वस्तु को धक्का दे रहे हो, तो 50 किलो की वस्तु का दाब अधिक होगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लगने वाला जो घर्षण बल है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर जो अधिक घर्षण बल है वो कौन अनुभव करेगा, सीमा, क्योंकि सीमा भारी पेटिका को क्या कर रही है, धकेल रही है, और भारी पेटी हल्की पेटिका की तुलना में दाब अधिक लगाएगी। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लगने वाला घर्षण बल भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो जब एक वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वस्तु और धरती की सतह के बीच उन दोनों पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण बल क्या होता है, अधिक होगा। परंतु जब वस्तु गति की स्थिति में होती है तो अनियमितताओं को एक दूसरे में धंसने का अधिक अवसर नहीं मिलता, जिसके कारण घर्षण क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच घर्षण कम हो जाता है। इसीलिए जो सर्पी घर्षण है उसका मान स्थैतिक घर्षण से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ऐसा समझ में, स्थैतिक का मतलब है एक जगह रुकी हुई अवस्था में। तो जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर रुकी हुई अवस्था में है तो उनकी दोनों सतह एक दूसरे से पूरी जुड़ी हुई होती है, इस कारण से घर्षण बल अधिक लगता है। लेकिन जब उसमें से कोई एक वस्तु गति कर रही होती है तो ऐसी स्थिति में उनके बीच घर्षण बल का जो मान है वो स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। यानी घर्षण हमारे लिए मित्र भी है और शत्रु भी, यानी हमारे लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी, कैसे, इसका हमें वर्णन करना है। तो घर्षण अनिवार्य रूप से एक हानिकारक क्या है, बल है। यह शत्रु भी है और मित्र भी, यानी यह हमारे लिए एक अनिवार्य बल भी है और साथ ही हानिकारक भी है। इसी कारण इसको हम कह सकते हैं कि हमारे लिए शत्रु भी है और मित्र भी। कैसे हैं, देखो, ये एक मित्र क्यों है, क्योंकि ये क्या सहायता करता है, ये जो हमारे चलने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। दूसरा, मोटर और मशीनों को चलाने में भी ये क्या करता है, सहायता। इसके अलावा ब्रेक लगाने में भी क्या करता है, सहायता। अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए एक मित्र की तरह कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं यह हमारे लिए शत्रु क्यों है। तो यह टूट फूट का उत्तरदायी है, यानी कई सारी वस्तुओं के बीच में घर्षण बल के कारण ही या उनके बीच घर्षण के कारण ही वो समय समय पर क्या रहती है, टूटती रहती है और नुकसान होता रहता है। दूसरा, उष्मा के रूप में क्या होती है, ऊर्जा व्यय होती है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से घर्षण बल अनुभव करती है, एक दूसरे से घर्षण करती है, तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में काफी हद तक क्या होती है, खर्च होती है। इससे मशीन की जो कार्य क्षमता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसके अलावा मशीनों के पुर्जों को स्नेहक लगाने से काफी मात्रा में धन भी क्या होता है, व्यय होता है। यानी दो मशीनों के बीच में या मशीन के पुर्जों के बीच में घर्षण बल को कम करने हेतु स्नेहक यानी जो चिकनी चीजें होती है, तेल, ग्रीस वगैरह, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण उनके लिए धन का खर्च भी करना पड़ता है। इस तरह घर्षण बल हमारे लिए एक मित्र की तरह भी है और एक शत्रु के रूप में भी जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। यानी जो वस्तुएं तरल यानी कि द्रव में गति करती है, जैसे पानी वगैरह तरल पदार्थों में गति करती है, तो उनकी एक विशेष आकृति क्यों बनाई जाती है, इसका हमें कारण बताना है। तो तरल में गति कर रही वस्तु को उस पर लगे घर्षण बल को पार करने में ऊर्जा की क्या होती है, क्षति होती है या हानि होती है। यानी जब कोई वस्तु तरल में गति कर रही होती है तो उसके ऊपर की ओर क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, और उस घर्षण बल की सीमा को पार करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की। इस कार्य में ऊर्जा की क्षति होती है, हानि होती है। तो इस ऊर्जा की क्षति को रोकने और सुगम गति के लिए मछली अथवा पक्षी जैसी विशेष आकृतियों वाली वस्तुएं बनाई जाती है, ताकि घर्षण बल कम से कम लगे और ऊर्जा की कम से कम क्या हो, हानि हो। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।